शुरू करती हूँ सी लैंग्वेज। सो पहले पूरी थ्योरी, देन लास्ट में सारे प्रैक्टिकल्स, ऐसे। तो शुरू कर रही हूँ, मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ सी का। तो यूनिट 1 है सी लैंग्वेज फंडामेंटल्स। सो व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी खूबियाँ हैं, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ये, ठीक। और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। ये इसकी खूबियाँ हैं, ठीक है। ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची द्वारा इनको इस लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है। सो इट इज़ पोर्टेबल, एफिशिएंट एंड क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेज। ये इसकी खूबियाँ हैं। डन। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टर सेट, यानी इनके इस लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए क्या क्या है हमारे पास। सो वी हैव 4 थिंग्स हेयर: अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस, कैरेक्टर्स। 4 चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट्स कैपिटल A टू कैपिटल Z होता है इसमें, एंड स्मॉल a टू स्मॉल z होता है। हर एक अल्फ़ाबेट का काइंड ऑफ अस्काई कोड होता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। हर एक लेटर का, हर एक डिजिट, हर एक सिंबल का अस्काई कोड होता है, जिसके थ्रू हम उसको चेंज करते हैं मशीन कोड में, ठीक है। मतलब उसके थ्रू हम ये अल्फ़ाबेट्स हमारे लिए हैं, पर कंप्यूटर के लिए अस्काई कोड्स होते हैं उसको समझने के लिए, ठीक। तो अल्फ़ाबेट्स में इतना हो गया। देन डिजिट्स में हम 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज़ करते हैं जब भी हम इस लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं तो, ठीक। स्पेशल सिंबल्स, यानी जो हमारे ग्रामेटिकल सिंबल्स हो गए, ऑपरेटर्स के लिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, ये सारे सिंबल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी सिंटैक्स वगैरह लिखने के लिए जितना सिंबल्स का यूज़ होता है, वो हमें इस लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल्स के अंदर मिलता है। इनकी भी हर एक सिंबल की एक यूनिक अस्काई कोड होगा, जिससे कंप्यूटर पहचान पाएगा कि अच्छा ये वाला सिंबल है, ठीक है। ओके। देन वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स होते हैं कुछ, यानी ये प्रिंट तो नहीं होते हैं, मतलब इनको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि स्पेस के लिए क्या लिखते हैं, स्पेस के लिए मतलब स्पेस ही होता है, वो हम स्पेस बार ऐसे क्लिक कर देते हैं तो एक स्पेस आ जाती है, ठीक। टैब के लिए हम ऐसे करके टी लिखते थे, है ना, टैब के लिए टी लिखते हैं। अगर हमको मान लो यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट कराया, देन थोड़ी सी जगह चाहिए और यहाँ पे 2 प्रिंट कराना है, फिर थोड़ी जगह चाहिए 3 यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जगह लाने के लिए हमको प्रिंटफ के अंदर जो हम लिखते हैं वहाँ पे ऐसे करके /t लिखना पड़ता है। यानी ये एग्जैक्टली हमको यहाँ पे दिखेगा तो नहीं, पर इसका जो काम है वो दिखेगा। यानी इसका काम क्या है, /t का काम है थोड़ी सी स्पेस ले आना, ठीक। तो वो ये हो गया। यानी ये वाइट स्पेस कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एज इट इज़ नहीं प्रिंट होते हैं, बट इनका आउटपुट हमको दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, यानी देखो जब मैं ऐसे लगा देती हूँ अपने प्रिंटफ के अंदर, तो क्या होता है, पहले एक चीज़ प्रिंट होती है, देन दूसरी चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाती है, जहाँ पे भी ये लगा देती हूँ। तो ये हमको यहाँ पे दिखा नहीं कि स्मॉल एन हो रहा है, बट इसका रिजल्ट दिखा कि हाँ कर्सर नीचे चला गया, एंटर दब गया, ठीक। तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ है। तो ऐसे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं और इनको हम गिनते हैं, मतलब ये जो n लिखा है इसको हम गिनेंगे, इसकी भी काउंट होती है लेंथ। ओके, तो डन। देन आते हैं कीवर्ड्स। नो, इनकी लेंथ काउंट नहीं की जाती है, यानी कि अगर ये जो न्यू लाइन में जा रहे हैं तो इसकी जो लेंथ होगी वो काउंट नहीं होगी, यानी इसका जो काउंटिंग रहता है इन सब चीज़ों का, लेंथ में इनका काउंट नहीं होता है, ठीक है।
कीवर्ड्स ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको हमारा कंपाइलर पहले से ही जानता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता है। ठीक, कंपाइलर को पहले से ही पता हो जाएगा कि अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है। ओके, सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट आवर कंपाइलर अंडरस्टैंड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो कीवर्ड्स ये होते हैं। तो दीज आर द रिजर्व वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, रिटर्न, बहुत सारे होते हैं। कीवर्ड्स का यूज़ हम वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें हम कीवर्ड नहीं डाल सकते। ठीक है, वेरिएबल का जो हम नेम रखेंगे वो कीवर्ड नहीं होंगे। नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग द डेटा। यानी अगर हमको कुछ भी स्टोर करना है, अपना डेटा स्टोर करना है, तो उसको हमें मेमोरी की जगह ले जाना पड़ेगा। मतलब उसको मेमोरी में एक जगह देनी पड़ेगी। मान लो a=5 है। ठीक, तो a वेरिएबल है, हमको पता है, और 5 डेटा है। ठीक है, अब हमको 5 स्टोर कराना है, ऐसे मुझे 5 स्टोर कराना है। तो बहुत बड़ी सी मेमोरी है, वो कहीं भी हमारा 5 जाकर स्टोर हो रहा है। तो मान लो यहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक, अब इसका मेमोरी एड्रेस तो बहुत ही तगड़ा वाला कुछ होगा। मान लो 1001 है, ये इसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक, लेकिन मुझे तो 1001 याद रहेगा नहीं। तो इस 1001 यानी इस मेमोरी की लोकेशन को नाम दे देंगे हम नया एक a। वही नाम है वेरिएबल नाम। यानी कि जब मैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की लोकेशन को अपना कोई नाम दे देती हूँ तो उसको कहते हैं वेरिएबल नेम। नाउ डन। वेरिएबल आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी एलोकेशन और द मेमोरी लोकेशन वेयर आवर डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। देन इसको सबसे पहले डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। मतलब इसको यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ठीक, तो एग्जाम्पल में लेंगे इंट a। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कैसे हो रहा है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। ओके, तो अगर वेरिएबल एक मैं ले रही हूँ कोई भी, ठीक है, ओके, सो वेरिएबल मैंने ले लिया है, बढ़िया सा एक वेरिएबल लिया है इंट a। ठीक, इंट a वेरिएबल ले लिया। ये हो गया डिक्लेरेशन। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे? पहले वेरिएबल का डेटा टाइप लिखेंगे एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो भी हम अपने वेरिएबल को नेम देना चाहते हैं। नेम कैसा भी हो सकता है, बस वो कीवर्ड ना हो और उसकी शुरुआत जो है वो किसी डिजिट से ना हो, प्लस उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ ना किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को हम यूज़ कर पाएंगे उसमें। ठीक, और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कैपिटल A से अगर मैंने कुछ लिखा है तो वो बराबर कभी नहीं होगा कि जो मैंने छोटे a से लिखा होगा। यानी कैपिटल A कभी भी बराबर नहीं होता है स्मॉल a के इन C लैंग्वेज। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम। ठीक, अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसका हम वैल्यूज़ में अंदर रख देते हैं। तो a बराबर लिख दिया मैंने 5, तो ये इसका इनिशियलाइजेशन हुआ, यानी कि हमने a की वैल्यू 5 से इसको स्टार्ट किया है अब। ठीक है, तो दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड दिस ऑल इज कॉल्ड गिविंग अ वेरिएबल नेम। है ना, हम किसी को वेरिएबल नेम दे रहे हैं तो ऐसे देते हैं। डन। नाउ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, यानी जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने वेरिएबल बनाया है और उसको मैं कहीं प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो वेरिएबल की दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सेस के बेसिस पे। यानी पूरे प्रोग्राम में एक वेरिएबल की कितनी ज़मीन होगी, कहाँ तक वो वेरिएबल
अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, वो बताता है स्कोप। यानी उस वेरिएबल का स्कोप कितना है, कितनी दूर तक वो वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम में चल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो सबसे पहला होता है लोकल स्कोप या फिर लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक एंड फंक्शन। ओके, देन आता है ग्लोबल वेरिएबल यानी कि ग्लोबल स्कोप डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस। ठीक, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी ब्लॉक के बाहर डिफाइन किए गए हों, और अब वो वेरिएबल्स चाहे जितना लंबा प्रोग्राम हो हर जगह उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूज्ड ग्लोबली थ्रू आउट द होल प्रोग्राम। ओके, बट लोकल वेरिएबल्स are only declared inside the block and as soon as that block ends, यानी जैसे ही वो ब्लॉक का काम ख़त्म होगा वो वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा। यानी उस ब्लॉक से अगर बाहर में कहीं जाकर प्रोग्राम में उस वेरिएबल को यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ नहीं कर पाऊँगी। दिस इज़ व्हाट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। अब हम लेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैंने इंट मेन से शुरू किया, अपना इंट मेन से शुरू किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे ऊपर ही ले रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 1, फिर इंट b इज इक्वल टू 2 ले रही हूँ। ठीक है, और मान लो मैंने एक और कुछ लिया है। अब मैं लूप चला रही हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं लूप चलाऊंगी। फॉर इंट आई इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 5, देन आई प्लस प्लस, ये मैंने एक लूप चला लिया। ठीक है, अब मैं आई को ही चलो प्रिंट करा रही हूँ, यानी 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराऊंगी नंबर्स को। ठीक है, प्रिंट f फिर %d, i। ठीक है, वो प्रिंट करा रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका, देन यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका, फॉर लूप ख़त्म हो गया। देन यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये भी बंद कर दे रही हूँ। ठीक है, अब रिटर्न 0 यहाँ पे भी यहाँ लिखते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 के बाद लिखने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया। सो दिस इज़ माई प्रोग्राम। अब देखो इसमें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या क्या हैं। देखो, जो सबसे पहले यानी इस ब्लॉक से पहले ये एक ब्लॉक है, ये फॉर लूप का एक ब्लॉक है। दिस वन इज़ फॉर लूप का एक ब्लॉक। ठीक है, और ये इंट a जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है और इंट b जो डिक्लेयर कर रखा है वो फॉर लूप के ब्लॉक से बाहर है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो रिटर्न 0 अभी ना यूज़ करके मैं और भी आगे जाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगी। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर ब्लॉक से हटकर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, यानी कि ये जो a डिक्लेयर किया है और ये b किया है, तो अगर मैं चाहूँ आगे की जितना भी मैं पूरा प्रोग्राम लिखूँगी और अगर मैं वहाँ पर a और b को यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर पाऊँगी। वाई? क्योंकि ये दोनों a एंड b जो वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, यानी वो किसी ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर किए गए हुए वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और इनको अब मैं प्रोग्राम के कहीं भी किसी भी हिस्से पर यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, बट अब मेरा ब्लॉक के अंदर देखो, ब्लॉक के अंदर मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है? आई। ठीक है, इंट आई नाम का एक मैंने आई वेरिएबल यूज़ किया है ब्लॉक के अंदर। ठीक, अब इस ब्लॉक के अंदर जैसे ही आई का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं आई का कहीं यूज़ करूँ तो नहीं कर पाऊँगी। वाई? क्योंकि आई जो है वो लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही तक था, यानी ये फॉर लूप के अंदर ही चलेगा। इससे अगर बाहर इसको चलाना चाहो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि आई का जो मतलब अब देखो इसमें एग्जांपल बन गए है ना, ऐसे ही एग्जांपल देंगे। सो आप लिखेंगे ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू a, b, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं और मतलब लोकल वेरिएबल इज इक्वल्स टू आई हमारा लोकल वेरिएबल है और a एंड b हमारे वो वाले वेरिएबल्स हैं,
ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक, दोनों एक्सप्लेन, डन। अब वेरिएबल का स्कोप हो गया। नाउ स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डन। कॉन्स्टेंट्स यानी कि जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यूज़। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ जो है फिक्स्ड होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे आगे चलकर, तो वो हो जाते हैं कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, सिंबॉलिक। यानी कि इंटीजर यानी जो नंबर्स होते हैं उनको तो हम ऑफ कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर इंटीजर से मैंने 5 लिखा, ठीक है, तो जब तक इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, दिस 5 को मैं जब तक चेंज नहीं करूँगी, यानी कि a = 5 लिखा है। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ को ए प्रिंट कराऊँ, मैं जब मैं इंट प्रिंट कराऊँ तो 6 आए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए में मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है जो कि एक कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर मैं चाहूँ ए की वैल्यू 5 है और प्रिंट के अंदर मैं अगर चाहती हूँ कि ए की वैल्यू 6 आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको करने के लिए हमें दोबारा से ए की वैल्यू 5 रखी है, देन हमको दोबारा वही ए लेकर देन 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 5 हटकर 6 लिखाएगा, यानी तब जाके हम ए की वैल्यू 6 प्रिंट कर पाएंगे। अगर मैंने ये नहीं लिखा है फिर भी मैं चाहती हूँ 5 की जगह 6 आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, इसको चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, ऐसे ही हो गया। फ्लोटिंग ऐसे ही 5 की जगह अगर 5.0 है और मुझे उसमें 6.5 चाहिए होता तब भी ना मिल पाता। कैरेक्टर माने कि अगर वैल नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक कैरेक्टर रखा है ए, ठीक है, ये वैल्यू बन गया, ए रखा है, वैल नाम के वेरिएबल में मैंने ए रखा है। ठीक है, अब मैं इसको बदलना चाहती हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ए की वैल्यू ए ही होगी। यानी इस स्ट्रिंग के अंदर या फिर ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनके अंदर जो मैंने ये एक ए रख दिया है, इसको अब हम लोग बदल नहीं पाएंगे, इसीलिए ये भी एक कांस्टेंट है। स्ट्रिंग यानी कि जब मैं सिंगल कोट्स के अंदर कुछ लिख रही हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर, मान लो मैंने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर लिख रही हूँ माई। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रिंग है इसको भी चेंज नहीं कर पाऊंगी, ये भी फिक्स्ड हो गया। ठीक, अब सिंबलिज्म में भी आ जाएगा, जो सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि हमने परसेंटेज इसके अंदर स्टोर करा दिया वी के अंदर, तो ये परसेंटेज ही रहेगा, फिर चेंज होकर कुछ अलग नहीं बन जाएगा। ठीक है, यानी सिंबल्स भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी कांस्टेंट होते हैं, इनकी भी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ इट कम्स डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब डेटा टाइप्स है क्या? सो व्हाट इज़ डेटा टाइप? द टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी यूज़ टू कंस्ट्रक्ट अ सी प्रोग्राम। मतलब एक सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए किन किन तरह के डेटास को हम यूज़ करते हैं, वही सब आ जाता है डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो इनको 3 तरह में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा टाइप्स, सेकेंड इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो हमें सी लैंग्वेज देता ही देता है, इनको हम खुद नहीं बना रहे हैं, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है सी में। ठीक है, यानी प्राइमरी डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब हमको मिल रहे हैं, इनको हम लोगों ने खुद से नहीं बनाया है। ठीक है, अब कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स को ही मिलाकर जब हम नया कुछ बनाते हैं तब वो कहलाने लग जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। यानी कि जब हम एरे बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो ये सब डिराइव्ड हो गए, क्योंकि ये हम लोग खुद बनाते हैं, इसमें हम लोग ये हम खुद बना रहे हैं, डैट इज़ वाई। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हम ही लोग बना रहे हैं। देखो, एरे, पॉइंटर, फंक्शन हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड तो करता है, फिर भी कहाँ से प्रोवाइड करा रहा है? प्राइमरी से ही कुछ डेटा टाइप्स को लेकर उनको कंबाइन करके सीक्वेंस में लगा के तब बन जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक, लेकिन प्राइमरी और डिराइव्ड को अगर छोड़ दें, अगर पूरा यूज़र ही कुछ बना रहा है तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जाएंगे। सिर्फ एग्जांपल याद रखेंगे, प्राइमरी के इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ख़त्म। डिराइव्ड में आएंगे तो एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये हो गए।
देन थर्ड यूज़र डिफाइंड में आएंगे तो स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी तो स्ट्रक्चर और यूनियन ही पढ़ा है, 2 ही पढ़े हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स थे। अब पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इसमें ये मेन टाइप्स दिए गए हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनरी, सेकंड इज़ बाइनरी एंड थर्ड इज़ टर्नरी। तो यूनरी वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो। ऑपरेंड क्या होता है अभी अच्छे से बताती हूँ क्या होता है। देखो, अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि एक स्टेटमेंट लिखी है a प्लस बी लिखा है, ठीक है, और ये हो रहा है, ठीक है, a प्लस बी मैं कर रही हूँ, ये स्टेटमेंट लिख दी। तो इसमें ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या है ये पहचानना होता है, ठीक। ऑपरेंड्स वो होते हैं जो ऑपरेटर के इधर उधर लग के जिन पर काम चल रहा हो, यानी a एंड b के ऊपर प्लस चल रहा है, यानी कि जो चल रहा है डेट इज़ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ठीक। और जिन पर चल रहा है, जिन पर चल रहा है वो हो जाते हैं ऑपरेंड्स, ठीक। इन पर चल रहा है यानी ए और बी पे चल रहा है तो ये दोनों हो गए ऑपरेंड्स, OPERAND ऑपरेंड्स, ठीक। तो ए और बी पे वर्क कर रहा है प्लस नाम का एक ऑपरेटर। सो दिस इज़ व्हाट ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, ठीक है। सो जब भी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो, सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। हमने यानी कि ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस एंड ये नॉट का, ये नॉट ऑपरेटर है। ये तीनों ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि सिर्फ इनके लिए हमको एक ही चीज़ पर काम कराना होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। सबका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। प्लस प्लस पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस सीखेंगे। तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इनके 2 टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं ऐसे, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, यानी प्लस प्लस 10 लिखा है मान लो, ठीक है, और ये प्री है, ये प्री इंक्रीमेंट है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसे 10 प्लस प्लस, ठीक, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट और ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर देखो अब मैं एक ही चीज़ पे इसका वो लगा रही हूँ, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो सिर्फ इसी पे कर रही हूँ, प्री पे, यानी 10 पे, यानी एक ही, ये एक ऑपरेंड है और ये मैंने एक ऑपरेटर लगा दिया, एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर है, इसीलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर कह रहे हैं, ठीक है। अब 10 पे मैं ये प्लस प्लस का काम लगाती हूँ। इस प्लस प्लस का मतलब होता है जो भी इसके बगल में लिखा है इसमें +1 करना है, ठीक है। अब देखो पहले ही +1 होगा, यानी इसमें पहले ही +1 हो जाएगा, देन प्रिंटिंग होगी। तो 10 में +1 कर दिया 11, यानी कि ओवरऑल हमको 11 मिलेगा, ठीक है। यानी पहले प्लस हो जाएगा फिर प्रिंटिंग होगी, यानी 10 में +1 हो गया यानी कि 11, देन वही प्रिंट हो जाएगा यानी कि 11, डन। अब आते हैं पोस्ट पे। इसमें लिखा है, ये देखो 10 लिखा है, यानी कहने का मतलब 10 पहले ही प्रिंट हो जाएगा, बाद में +1 होगा, यानी ओवरऑल तो हमारे पास 10 होगा लेकिन वो बाद में कहीं अगर जा रहा होगा तो वो 11 हो चुका होगा, ठीक है। यानी हमारे पास तो आउटपुट में तो 10 ही आएगा लेकिन वो कंपाइलर के पास 11 गया होगा, समझ रहे हो। प्री होता है पहले ही प्लस करके फिर बाद में प्रिंटिंग, पहले प्री माने पहले प्लस कर दो फिर प्रिंट करो, यानी 10 में पहले +1 कर दिया फिर जाके प्रिंट किया 11 आ गया। पोस्ट होता है पहले ही प्रिंट कर दो बाद में +1 करो। तो देखो पहले ही प्रिंट हो गया है, प्रिंट होकर तो मेरे पास 10 आया है लेकिन वो कंपाइलर के पास 11 गया है, ठीक है। सो दिस वॉज
यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और ये एक ही बंदे पे काम कर रहा है, एक ही ऑपरेंड इसके लिए चाहिए, इसीलिए ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ओके, अब आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर करेंगे यानी माइनस माइनस। वो भी एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इट इज़ ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर, यानी कि माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट यहाँ पढ़ेंगे एंड पोस्ट वाला इधर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री में आगे ही लगा होता है, यानी -10, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल, और 10 माइनस। देखो पहले ही माइनस हो जाएगा, बाद में प्रिंट होगा, यानी 10 में से -1। देखो माइनस का मतलब होता है किसी भी जो भी उसके बगल में लिखा है उसमें से -1 कर दो, ठीक है। तो प्री का मतलब होता है पहले माइनस कर दो, उसके बाद प्रिंटिंग होगी, ठीक है। तो पहले ही अगर मैंने माइनस कर दिया यानी कि 9 वो आ गया, तो 9 अब मेरे हाथ में आ गया और वही प्रिंट हो जाएगा 9, यानी पहले माइनस कर दिया -1 यानी कि 9 और उसी को प्रिंट कर दिया, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो 9 होगा, यानी पहले माइनस हो जाएगा उसके बाद प्रिंटिंग होगी। प्री मतलब पहले, और पहले ही माइनस हो रहा है तो पहले माइनस हो जाएगा देन प्रिंटिंग, डन। अब पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में क्या होगा, पहले ही प्रिंट हो जाएगा बाद में माइनस होगा, यानी हमारे पास आंसर तो 10 आएगा चलकर, लेकिन वो कंपाइलर में 9 गया होगा, ठीक है। यानी पोस्ट मतलब पहले ही प्रिंट हो जाएगा। देखो इसमें पहले माइनस हो जाएगा फिर प्रिंट होगा, और पोस्ट में क्या होता है, पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद माइनस होगा। पोस्ट का मतलब होता है पहले ही प्रिंट कर दो बाद में माइनस करो, प्री का होता है मतलब कि पहले ही माइनस कर दो बाद में प्रिंट करो, बस सिंपल सी चीज़। इट इज़ ऑल्सो डन। देन यूनरी ऑपरेटर में पढ़ रहे थे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, 0 को 1 बना देता है और 1 को 0 बना देता है। ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो बिट्स पे काम करता है, यानी कि ये ऐसे ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ देखेंगे, यानी कि अगर मान लो एक कंडीशन, ये कंडीशन पे वर्क करता है, यानी ये यहाँ पे कंडीशन लिखी है 2 इज़ स्मॉलर देन 3, और फिर इसी के आगे यहाँ पे ऐसे नॉट लगा होगा, यानी ये इसकी शक्ल है, ऐसा दिखता है नॉट ऑपरेटर। देखो ये भी ऐसा है, लग किसके ऊपर रहा है, सिर्फ इतने बड़े, यानी इसको हम एक ही मानेंगे, दिस इज़ 1 ऑपरेंड, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, यानी एक ही ऑपरेंड के ऊपर इसको ऑपरेट कराएंगे, ठीक। क्या 2 3 से छोटा है, यस, यानी कि 1, यस के लिए हमेशा 1 लिखते हैं, तो 1 लिख दिया। अब इसी को यहाँ पे ऐसे उतार दो। अब नॉट क्या करता है, उसी को चेंज कर देता है, यानी कि 1 को चेंज करके ये 0 बना देगा और 0 को 1 बना देता है, यानी फाइनली हमको आउटपुट में 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज कर देता है, ये 1 जो था इसको इन्वर्ट करके 2 हमको आंसर देगा, डन। यानी इसके बगल में जो भी है उसको बदल कर देगा। यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी पर उसको बदल के ये हमको फॉल्स लिख कर देगा, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड नॉट ऑपरेटर, डन। देन आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि इसके पास 2 ऑपरेंड्स होंगे, इसमें हम एडिशन करते हैं, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड मॉडुलो, ये सब आ गए बाइनरी के अंदर। टर्नरी ऑपरेटर होता है कंडीशनल, एक ये ऑपरेटर होता है, कैसे काम करता है, इसमें अगर ट्रू है तो पहली वैल्यू प्रिंट होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी वाली वैल्यू प्रिंट होती है, ये ऐसे लिखा होगा, ठीक है। मान लो मेरा क्वेश्चन है कि कंडीशन लिखती हूँ मैं कि क्या 1 छोटा है 2 से, फिर कॉमा
देन यहाँ पे लिख रही हूँ छोटा हो गया, ठीक है। यानी पहले यहाँ पे कंडीशन होगी, फिर कॉलन, फिर ये बना होगा क्वेश्चन मार्क, फिर से एक छोटा सा कॉलन, देन यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होगी, यानी कि अगर 1 छोटा है टी तो यहाँ पे टी प्रिंट कर दो, वरना कॉमा फॉल्स प्रिंट कर दो, ठीक। ये ऐसे लिखा होगा। तो ये बेसिकली क्या चेक करता है कि ये वाली कंडीशन सही है कि गलत। तो क्या 1 2 से छोटा है? हाँ, ट्रू। और जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो पहली वाली वैल्यू प्रिंट होती है। ये पहली वैल्यू है, दिस इज़ फर्स्ट वैल्यू, और ये सेकंड वाली वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये ट्रू आ रहा है, यहाँ से अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा प्रिंट होती है। माने कि यहाँ पर अगर मैंने अभी इस वक्त टी लिखा है तो टी प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट में, ठीक। लेकिन मान लो अगर यही कंडीशन फॉल्स निकल जाती, ठीक है, अगर गलती से कहीं कुछ मतलब हमने लिखा है कोई कंडीशन और वो फॉल्स निकल गई है, तो वो हमेशा सेकेंड वैल्यू को प्रिंट कराता, यानी कि एफ प्रिंट करा देता, इस समय एफ प्रिंट करा देता, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अब मैं फॉल्स लूँगी एक बार, है ना, जब कंडीशन गलत होगी। कंडीशन गलत यानी कि जैसे कि मैंने कर दिया कि 5 क्या बराबर है 4 के, पूछ रही हूँ मैं इससे। अगर बराबर है तो कुछ ऐसा प्रिंट कर दो, यानी कि मेरा मन है चलो प्रिंट 1, चलो 1 प्रिंट कर दो, और अगर बराबर नहीं है तो 0 प्रिंट कर दो, ठीक। ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा, अब ये जो ये ऑपरेटर है ये इधर वाली वैल्यू को चेक करेगा। तो क्या 5 4 के बराबर है? नो, इट इज़ फॉल्स, ठीक। अब इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स आती है सेकंड वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कि 0 प्रिंट होगा, यानी कि आउटपुट में हमको 0 दिखेगा, ठीक है। मान लो ये अगर ट्रू होता, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही होती कि नॉट इक्वल टू लिख रही होती मैं, देखो अगर नॉट इक्वल टू लिख रही होती तो ये ऐसा सवाल बन गया कि क्या मेरा 5 जो है वो बराबर नहीं है 4 के, यानी कि येस ट्रू, ये बराबर नहीं है 4 के। तो इस वक्त इसका आंसर ट्रू आता, यानी ये कंडीशन जो है ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट होती, यानी कि अब हमारे आउटपुट में 1 आ रहा होता, ठीक है। पहले आउटपुट में फॉल्स होने पर 0 आया, यानी कि जो दूसरी वैल्यू थी। दोबारा जो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ट्रू आ रहा है तो वो पहली प्रिंट वैल्यू करेगा, यानी कि 1 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक। सो दिस इज़ व्हाट टर्नरी ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट वन, टर्नरी डन। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। ये देखो इतने सारे पढ़ लिए, मतलब एक ये था यूनरी, देन बाइनरी एंड देन टर्नरी। अब ये चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी बिटवाइज यानी बिट्स पे काम करते हैं, यानी 0 1 पे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर है एंड, देन नेक्स्ट और, देन एक्सॉर, देन वंस कॉम्प्लीमेंट, देन शिफ्ट ऑपरेटर। पहला वाला ये वाला जो है राइट शिफ्ट है, और ये वाला जो है लेफ़्ट शिफ्ट है। इनको सॉल्व करने का आता है क्या? चलो एक एक बार तो एक्सप्लेन कर ही दूंगी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है एंड, फिर और, देन एक्सॉर, ठीक है। एंड ऑपरेटर, देखो एंड ऑपरेटर, देखो 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में भी एंड ऑपरेटर है, और बिटवाइज ऑपरेटर में भी एंड ऑपरेटर है। दोनों को मैं साथ में पढ़ाते जा रही हूँ, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसको लूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी। एंड ऑपरेटर, अभी मैं सारे के सारे बिटवाइज पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं लॉजिकल वाले ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगी। तो बिटवाइज पढ़ा रही हूँ, सबसे पहला एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज का एंड ऑपरेटर जो होता है उसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक। और बिटवाइज है यानी बिट्स पे काम करेगा, सिंपल, डन।
अगर मान लो ये बिट्स पे काम करेगा, यानी ये ऐसे लिखा रहेगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहेगा, इससे पूछेगा ठीक कि 0 है, देन एंड लिखा है, देन 1 लिखा है, इसको चलो प्रिंट करो। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एंड में हमेशा क्या होता है कि जब तक ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू यानी 0 वाली वैल्यू, यानी जब तक लेफ्ट साइड वाली वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, ये दोनों जब तक 1 नहीं हो जाती हैं तब तक इसमें हमेशा आंसर 0 आएगा। और जैसे ही ये वाली वैल्यू भी 1 दी गई है, यानी दिस वैल्यू इज़ गिवन एज 1, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी 1 है, तब जाके इसका आंसर आएगा 1। यानी कि इस वक्त देखो मुझे क्या दिया गया है, 0 एंड 1, यानी 1 तो नहीं दिया गया है, यानी इसका आंसर आएगा डायरेक्ट 1, मतलब 0। ठीक है, इसका आंसर 0। मान लो ऐसे दिया गया हो 1 एंड 0, तब इसका भी आंसर 0 आएगा। वाई? क्योंकि 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो हमेशा आंसर हमको 0 मिलता है। ठीक, ये हो गया। देन अगेन मान लो लिखा रहता था, मतलब रहा होगा कि 0 एंड 0, इसको प्रिंट करो, तो इसका भी आंसर क्या आता? 0। यानी एंड, बिटवाइज एंड जो होता है, जब तक दोनों वैल्यूज़ 1 नहीं हो जाती तब तक ये 0 ही 0 आंसर देगा। अब मान लो कि अब जाकर मुझे कहीं किसी सवाल में 1 एंड 1 दिया गया है, तो इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो इसका आंसर जाके 1 मिलेगा हमको। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, देखो पहले एक एग्जांपल लिख देना, देन एक टेबल बनाना। इन सब यानी बिटवाइज ऑपरेटर्स की जो टेबल होती है वो उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल। तो मैं बिटवाइज एंड की ट्रुथ टेबल बना रही हूँ, यानी कि ऐसे बनाऊंगी, दो इनपुट्स रहेंगे जिसका एक आउटपुट रहेगा। ठीक, अगर इनपुट में 1 0 दे रही हूँ तो आउटपुट का मतलब ये इनपुट होगा। अगर मैंने 1 और 0 दिया है तब भी आंसर 0 आएगा। अगर मान लो मैंने 0 1 दिया है तब भी आंसर 0 आएगा, और 0 0 दिया है तब भी 0 आएगा, लेकिन 1 1 दे दिया है तो आंसर 1 आएगा। दिस इज़ व्हाट ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। वेरी इजी। अगर 1 इनपुट में मैंने 1 एंड 0 दिया है तो उसका आंसर 0, 0 एंड 1 दिया है तब भी 0, 0 एंड 0 दिया है तब भी 0। जब तक 1 एंड 1 नहीं दूंगी तब तक हमेशा 0, यानी इस बार मैंने 1 एंड 1 दे दिया है तो 1। ये होता है बिटवाइज एंड। ठीक, इसको साफ करके अब मैं पढ़ाऊंगी बिटवाइज और। बिटवाइज और बिल्कुल इसका उल्टा होता है। बिटवाइज और में क्या होता है? बिटवाइज और, ठीक, इसकी शक्ल होती है ऐसी। ठीक है, यानी ये ऐसे बनता है। मान लो अब मैं एग्जाम्पल्स ऐसे लिखा है 0 और 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो बिटवाइज और में और एंड में यही होता है कि और जो है एंड से बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि अगर इसमें 0 और 0 है तभी इसका आंसर 0 आएगा। बाकी अगर 1 एंड 0 है, 1 और 0 है तब भी 1 आएगा, 0 और 1 है तब भी 1 आएगा, 1 और 1 है तब भी 1 आएगा। जब तक दोनों वैल्यूज 0 नहीं हो जाती तब तक आउटपुट 1 ही आएगा। जैसे ही दोनों वैल्यूज़ मैंने 0 दे दी तब जाके आउटपुट में 0 बनेगा। यानी कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी? वेरी इजी। इस बार फिर से बनाएंगे, मज़ा आएगा। इसकी बिटवाइज और की ट्रुथ टेबल। ठीक, एग्जाम्पल लिखने के बाद हम इसकी लिखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ की स्पेलिंग गलत हो गई, TRUTH, ट्रुथ टेबल। ठीक, अब ट्रुथ टेबल बना रहे हैं तो ऐसे बनती है। 4 इनपुट्स देंगे, इनपुट्स ऐसे। ठीक, अब मैंने इनपुट में मान लो दे दिया है 1 1। देखो 1 1 दिया है तब भी 1 आएगा आंसर। 1 0 और 1 1 दे दिया है। बिटवाइज और यूज़ कर रही हूँ मैं, और यानी कि ये वाला इसकी शक्ल ऐसी होती है। यानी 1 एंड 1 दे रही हूँ तब भी आंसर 1 आएगा, 0 और 1 दे रही हूँ
तब भी 1 आएगा, 1 और 0 दे रही हूँ तब भी 1 आएगा। जब तक दोनों 0 0 नहीं दे दूँगी तब तक हमेशा 1 ही आता है। और एक बार मैंने 0 0 दे दिया यानी 0 और 0 लिख दिया तो इसका आउटपुट 0, ठीक। और अगर मैंने 0 और 1 दिया है तब 1, देन 1 एंड 0 दिया है तब भी 1, 1 और 1 दिया है तब भी 1। बस अब मैंने 0 और 0 दे दिया तब जाके ये 0 बनेगा। तो दिस वाज बिट वाइज और, ये भी ख़त्म। नेक्स्ट थे एक्सॉर। एक्सॉर क्या होता है कि जब तक यानी और का पहले ये और सॉल्व करेगा, देन उसके ऊपर से एक्स सॉल्व करेगा, यानी एक्सटेंडेड और, यानी फिर से और करेगा। मतलब ये इसकी ट्रुथ टेबल में बता रही हूँ, वेट। इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी अभी बनेगी। तब तक दूसरा देखते हैं क्या है, मतलब फिर है वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नॉट की तरह होता है। नॉट जैसे 0 का 1 कर दे रहा था, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी 0 का 1 कर देता है, ठीक है। यानी अगर 0 का 1 बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट काम आ जाएगा। एक्सॉर भी नहीं समझ में आ रहा, कॉम्प्लीमेंट में समझा, मतलब मुझे आ रहा है समझ में। राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट भी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो मुझे नहीं आती, तो बट मैं नहीं पढ़ूंगी, और क्या, इसको नहीं पढ़ूंगी, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है थोड़ा सा। एक्सॉर ये सब बाद में आएगा, थिंक हमको लग रहा है सेकेंड सेमेस्टर में। वंस कॉम्प्लीमेंट तो पता है कि चेंज कर देता है पूरा। लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स भी नहीं आ रहे, इनका बस ऐसे एग्जांपल याद रखो और एक्सप्लेन सिर्फ एंड और का कर देना। देखो मुझे मिल गया हैक। अगर मान लो एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले लिखना बिटवाइज ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट वर्क ऑन द बिट्स, यानी कि 0 and 1, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये तड़ातड़ 5 एग्जाम्पल लिखना, ठीक। लिख दिए 5 एग्जाम्पल। देन लिखना एंड, फिर एंड की डिफिनीशन लिखोगे, फिर उसका एग्जाम्पल लिखोगे, फिर ट्रुथ टेबल लिखोगे, लाइन भर गई। देन और लिखना, इसकी भी डिफिनीशन एग्जाम्पल ट्रुथ टेबल बनाओगे, ठीक। बस ये दोनों एक्सप्लेन कर देना और इन सबको एक्सप्लेन मत करना, डन, ये हो जाएगा उसी में। ओके, नाउ इट कम्स टाइप कन्वर्जन, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को भी हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। देखो टाइप कन्वर्जन जो है आएगा तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना, मैं ऐसे ही करूँगी एक्सप्लेन। सबसे पहले इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन, यानी कि कंपाइलर हमारा खुद सोच विचार करके खुद ही चेंज कर देगा। वो जिस हिसाब से उसको लगेगा कि इनपुट्स हैं उसी हिसाब से वो आउटपुट को भी उसी डेटा टाइप में खुद कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक। एक्सप्लिसिट क्या होता है, हम लोग खुद बताते हैं उसे कि इसको इस तरह से आंसर देना, ठीक है। यानी in implicit type conversion our compiler itself does the conversion from one data type to another data type of the output। यानी आउटपुट का जो कन्वर्जन होता है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कंपाइलर खुद कर लेता है, उसको यूज़र या फिर प्रोग्रामर बताता नहीं है कि ऐसे चेंज करो, ठीक। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि यूज़र को खुद बताना पड़ता है कि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो फ्लोट में चाहिए, या फिर मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इंटीजर में चाहिए। जो प्रोग्रामर है वो खुद लिखता है तब जाके उसका कन्वर्जन होता है। यही 2 टाइप्स थी उसमें, ठीक है। अगर इसका मतलब और बढ़िया से एग्जांपल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स। इम्प्लिसिट में क्या होता है, खुद कंपाइलर कर लेता है। मान लो इसके एग्जांपल में मैं लिखूंगी कि 1 + 5.5
5 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, मैंने दो चीज़ों को प्लस कर दिया। अब कंपाइलर हमको 6 आंसर नहीं देगा, 6.5 देगा। मतलब कंपाइलर ने पहले देखा कि ये इंटीजर है, ठीक है, ये फ्लोट है, ठीक है। कंपाइलर ने खुद से बुद्धि लगा ली कि जो मैं अब आंसर दूंगा वो भी फ्लोट में दूंगा, ठीक। ये कंपाइलर खुद कर लिया, ठीक है, मुझे नहीं बताना पड़ा कि मुझको आंसर फ्लोट में चाहिए। उसने खुद दिमाग लगाया एंड खुद उसने फ्लोट में आंसर दे दिया, ठीक। ये है कंपाइलर। पर ये एक वैलिड एग्जांपल नहीं था क्योंकि हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो इसको सही करने के लिए मैं नया एग्जांपल लूँगी डिवाइड का, ठीक है। मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 1 इससे, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया, डन। अब देखो मेरा कंपाइलर देखेगा कि पहला वाला जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर है, ठीक है, दूसरा वाला जो है फ्लोट है, ठीक है। तो मेरा कंपाइलर खुद क्या करेगा, मेरे आंसर को फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देगा, यानी इसका आंसर वो 1.0 ही देगा। ये नहीं है कि 1 दे, नो, उसने खुद से बुद्धि लगाई है एंड अपने आंसर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट मतलब कि पॉइंट वाले आंसर में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया कंपाइलर खुद कर रहा है, दिस इज़ व्हाट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि कंपाइलर ने खुद किया, ठीक। अब पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट, यानी जो हम खुद से करते हैं, ठीक। मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, ओके। मैंने इंट ए लिया 5, देन मैंने फ्लोट बी लिया 6.0, 2 वेरिएबल्स लिए, ठीक। अब मैं फिर से एक नया वेरिएबल ले रही हूँ इंट सी, जिसके अंदर मैं स्टोर करा रही हूँ a + b। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ सी को प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो प्रिंटफ सी, वो पूरा लिख देना अच्छे से। अब मैं ऐसे प्रिंट करा रही हूँ। अब मेरा कंपाइलर देखेगा, है ना, इसमें देखना शुरू करेगा कि ए जो था, मतलब मेरा जो पहला वेरिएबल था वो इंटीजर है ना, ए जो है इंटीजर है, ठीक। और जो मतलब मेरा जो दूसरा वेरिएबल है यानी कि बी है वो एक फ्लोट था, यानी उसमें पॉइंट था, यानी वो एक फ्लोट वेरिएबल था, ठीक। लेकिन जो मैंने अब वो आंसर अपने हिसाब से अगर देता, इम्प्लिसिट करके अगर देता तो आंसर फ्लोट में ही देता, ठीक है। लेकिन मैंने देखो सी वेरिएबल के आगे इंट लगा दिया है, यानी कि आंसर तो सी में फ्लोट का लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे सी की वैल्यू जो फ्लोट में आई होगी उसको बदल के वो इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर मुझे आंसर देगा। मतलब मैंने खुद से बता दिया है कि मुझे जो आंसर चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, ठीक। तो अब मेरे पास जो आंसर प्रिंट होगा a + b यानी 6.0 + 5 यानी 6 5 11, 11.0 लिख के नहीं आएगा, सिर्फ 11 लिख के आएगा। वाई? क्यों? देखो कंपाइलर के पास तो 11.0 ही गया होगा, लेकिन फिर कंपाइलर ने देखा कि हाँ, तो हमारे प्रोग्रामर ने इंट लगा के दिया है, यानी कि इसको भी बाद में कन्वर्ट कर देगा 11 में, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सप्लिसिट। मैंने खुद से बता दिया है कि मुझे जो सी चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, फ्लोट में नहीं चाहिए, तो उसने वो खुद करके दे दिया। सो दिस इज़ व्हाट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दोनों एग्जाम्पल लिखना, बढ़िया से एक्सप्लेन करना, डन। नेक्स्ट इज एंड करती हूँ अब, टाइप कर। अब यूनिट 2 एंड, यूनिट 2 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ेंगे, देन लाइब्रेरीज है वही पढ़ेंगे जो मतलब हमारे प्रतीक, मतलब हमारे जो सर हैं वो पूछते हैं ना, वो सब इसमें देखेंगे कि कौन सा क्या है, ये वगैरह वगैरह। फिर स्टोरेज क्लासेस, हाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज क्लासेस ये आया था, ये तो उसमें भी आया था असाइनमेंट में, इसको पढ़ना पड़ेगा। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और स्टोरेज क्लास आऊँगी, मैं फिर से पढ़ूँगी, यस।